हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, जो क्या है टेंस की। टेंस क्या करता है, हमें यह बताता है कि कोई कार्य किस समय में हो रहा है। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका आवश्यकता हमें पड़ेगी ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन जो होता है क्या करता है, ये हमें कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखी हुई है या हिंदी में लिखी हुई है, तो हमको उसको इंग्लिश में या फिर हिंदी में बदलना सीखेंगे। तो ये तो हो गई आगे की बातें। अब पहले समझिए हम इसको पढ़ेंगे क्यों? क्यों ये आवश्यक है? आज समय में अगर आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि आज के समय में जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी लेटर जो भी आपके आएँगे डॉक्यूमेंट, सारे किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। तो अगर आप इस सीरीज में अंत तक जुड़े रहते हैं तो हम आपसे ये वादा करते हैं, आप इंग्लिश को अच्छे से समझना, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना सीख जाएँगे। देखिए, ये जो टेंस होते हैं यानी काल होते हैं, ये हमें किसी कार्य के होने के समय का बोध कराते हैं। मतलब कोई कार्य किस समय में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है या फिर अभी हो रहा है या आने वाले समय में होगा, ये हमें इस बात की जानकारी देते हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं टेंस होता क्या है। तो टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस हमें कार्य के होने के समय का बोध कराता है। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला टेंस कौन-सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन-सा है? पास्ट टेंस। और तीसरा कौन-सा है? फ्यूचर टेंस। देखिए, जो ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये हमें क्या बोध कराता है कि अभी हम समय यानी इस समय में हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों को कल विद्यालय जाना है, तो हम आज क्या बोलेंगे कि मैं कल विद्यालय जाऊँगा। मतलब इसमें हम किस समय की बात कर रहे हैं? आने वाले समय की। यानी वो कौन सा टेंस होगा हमारा? फ्यूचर टेंस। जैसे कल हम जब विद्यालय जा रहे होंगे, उस समय हम क्या बोलेंगे? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो वो कौन सा टेंस है हमारा? वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। और फिर जैसे मान लीजिए हम 1 दिन बाद, यानी कल नहीं उसके 1 दिन बाद हम क्या बोलेंगे कि मैं कल विद्यालय गया था, यानी उसमें क्या आ गया हमारा? था। तो वो क्या है हमारा? पास्ट टेंस। मतलब कोई भी कार्य 3 टेंस में हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट टेंस यानी अभी के समय में होगा, या तो बीते हुए समय में हो चुका होगा, या फिर आने वाले समय में होगा। तो इन तीनों को हम एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट टेंस। हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इसकी यहाँ पे आपको परिभाषा मिल रही होगी। प्रेजेंट टेंस से हमें कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। वर्तमान समय मतलब कोई समय यानी कोई कार्य अभी के समय में हो रहा है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है प्रेजेंट टेंस। और इसके अंत में क्या आता है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। देखिए जैसे राम जाता है, इसी में लास्ट में क्या आया? है, यानी अभी के समय में। अगर हम कोई भी काम अभी के समय में करेंगे, क्या बोलते हैं? जैसे कहा गया राम जाता है, हम पढ़ा रहे हैं, जो भी होता है उसके लिए हम क्या लास्ट में आता है हमारा? है, हो, हूँ, यही सब आएंगे। ठीक है, तो इसके अंत में क्या आएगा? है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। अभी हम केवल इसका परिचय सीख रहे हैं, अनुवाद करना भी हम आगे सीखेंगे। जैसे कहा गया वह एक राजा है, इसमें भी क्या आया? है। यानी अगर कोई भी कार्य वर्तमान समय में होगा तो उसके अंत में क्या आएगा? है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। अब हम समझेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? तो वह टेंस जो हमें कार्य के बीते हुए समय में, मतलब जो समय बीत चुका है यानी उसमें होने का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। यानी वह टेंस जो हमें कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? हम पास्ट टेंस कहते हैं। और इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कहा गया मोहन घर जाता था, यानी मोहन घर जाता था यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। जैसे कहा गया सुरेश विद्यालय आ चुका था, ये भी कब की बात है? बीते हुए समय की बात है। विद्या यानी सुरेश जो है ये विद्यालय आ चुका था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस कब होगा। जब इसके अंत में यानी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? था, थी, थे आदि शब्द आएंगे, तो वो क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। अब हम अगला समझें कौन सा? हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो वह टेंस जो किसी कार्य के आने वाले समय, मतलब जैसे अभी नहीं, हम जो वक्त आने वाला है अभी, उस समय में होने का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। और जो फ्यूचर टेंस होता है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। अभी हम क्या समझे? हम ये समझ चुके हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ये हमें अभी समय यानी कि वर्तमान समय का बोध कराता है, ये बीते हुए समय का बोध कराता है। और फ्यूचर टेंस क्या है? ये हमें आने वाले समय का बोध कराता है। अब इन सबको भी फिर से 4-4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला क्या होगा हमारा? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर ऐसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर ऐसे यहाँ फ्यूचर में भी आएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट,
फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से इन सबको भी फिर से चार चार भागों में बांटा गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस हिसाब से ये हमारे टेंस के सभी प्रकार हो गए। अब हम एक एक करके शुरू करेंगे कहाँ से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। टेंस के आधार पर सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ये क्या चीज है? जब हम आपस में बातें करते हैं तो वहां हम दो काम करते हैं। पहला क्या है, या तो प्रश्न पूछते हैं या तो जवाब देते हैं। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिसमें जवाब दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जवाब या तो हाँ या ना में देते हैं। जब हम जवाब हाँ में देंगे वो होता है हमारा अफर्मेटिव, और जब जवाब हम ना में देंगे तो वो क्या होता है, हमारा निगेटिव। अच्छा, जवाब देना मतलब जैसे कहा गया कि राम खेलने जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा गया, राम खेलने जा रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर हम जो भी बात कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हाँ में, यानी किसी भी बात को हम मान रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब जब हम किसी बात को मना करेंगे, यानी अपना जवाब जब हम नहीं में देंगे, वो क्या होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। जैसे कहा गया कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता, यहाँ इस बात से मना किया गया कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता। मतलब जैसे अगर कोई पूछा होगा हमसे कि मोहन क्रिकेट खेलता है तो हम क्या बोलेंगे कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यानी कि जब हम जवाब को हाँ में देंगे तो वो अफर्मेटिव होगा, जब हम जवाब को ना में देंगे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव वाला। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जब प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाए तो उसका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाए। जैसे कहा गया, क्या तुम पागल हो? अगर वो पागल रहेगा सामने वाला बोलेगा हाँ, अगर नहीं रहेगा तो बोलेगा ना। इसलिए क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। दूसरा कौन सा होता है हमारा, WH टाइप इंट्रोगेटिव। ये क्या है, इसमें जो प्रश्न पूछे वाले शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं। अब हम इस देखिए, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझ। जैसे कहा गया मोहन घर जाता है, जैसे अगर कोई किसी से पूछा कि मोहन कहाँ जाता है तो क्या बोलेंगे, मोहन घर जाता है। तो जिस यानी कि जिन वाक्यों के द्वारा हम किसी बात को मानते हैं, यानी किसी बात का जवाब हाँ में देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मोहन, यानी उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब किसी बात को मना किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जैसे कहा गया मोहन घर जाता है, इसमें हम इस बात को मान रहे हैं कि मोहन घर जाता है। जैसे कहा गया मोहन घर नहीं जाता है, यहाँ पर उस बात को मानने से मना किया गया कि मोहन घर जाता है, यानी यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मोहन घर नहीं जाता है। फिर देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, क्या मोहन घर जाता है? तो ये क्या है, ये यस और नो टाइप्स इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या होता है, इसके हिंदी वाक्यों का प्रारंभ हमेशा क्या से होगा, किससे होगा, क्या से होगा, और इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में दिया जाएगा। अगर जैसे मोहन घर जाता होगा तो बोलेंगे हाँ जाता है, अगर नहीं जाता है तो क्या बोलेंगे, मोहन घर नहीं जाता है, यानी नहीं जोड़ देंगे बस केवल। तो इसका उत्तर केवल हाँ या ना में देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। और ये अगला क्या है हमारा, WH टाइप इंट्रोगेटिव। हमें सब में एक ही प्रश्न पूछे हैं, यानी एक ही तरह के सारे वाक्य हम बनाए हैं। जैसे कहा गया मोहन कहाँ जाता है, तो मोहन कहाँ जाता है, अब क्या हम इसमें बोलेंगे हाँ ना, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि मोहन घर जाता है, या मोहन कहीं जहां भी जाए हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा कि मोहन हाँ इस स्थान पर जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, हमारे सारे प्रकार हो गए। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, हमें अनुवाद करना है, अनुवाद करते समय फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाक्य के प्रकार हैं, सभी में एक ही प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले अनुवाद करते समय जो अफर्मेटिव होता है इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब ये निकले कैसे कि हम अभी आगे अनुवाद करेंगे समझेंगे वहां पे, लेकिन अभी हमें यहाँ क्या समझना है, पहले क्या लिखा जाता है। फिर जो हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट बढ़ जाता है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। मतलब सबसे पहले इसमें भी क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर नॉट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर हमारा, और इसमें अगर जो भी रहेगा अदर वर्ड ये सब हम लिख देंगे। इसमें भी हम अदर वर्ड लिख सकते हैं, अगर अदर वर्ड आएगा तो हम इसमें यानी एक्स्ट्रा वर्ड जो आएंगे उसको हम इसमें लिख सकते हैं। ये सब क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे। फिर जो हमारा ये यस और नो टाइप होता है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है इसी को हम उठा के सबसे आगे कर लेंगे, बाकी सब ऐसे रह देंगे। मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सब काम वैसे रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देखिए आगे आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्या बचा, हम फिर क्या लिख देंगे इसके बाद, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब तो आगे चला गया, फिर क्या बचा हमारा, नॉट, फिर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, नॉट लिखेंगे।
उसके बाद फिर क्या है हमारा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर उसके बाद अदर वर्ड। और इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। फिर जो हमारा ये होता है कौन सा डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है कि यही जो हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले इसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड, जो डब्ल्यू एच वर्ड मतलब जो भी इसमें प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं इसका हम सबसे पहले इंग्लिश लिख देंगे, बाकी सब ऐसे यही जो हमारा या सरनो टाइप वाला यही हम ऐसे उतार लेंगे। मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, वाक्य के सारे प्रकार हो गए जो हमको ट्रांसलेशन में पढ़ने हैं, और इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि सारे ट्रांसलेशन इसी हिसाब से होंगे। अब आपको बार बार इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर, जैसे जो हमारे ये दिए हैं फॉर्मूला, इनको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कहाँ, जब हम अनुवाद करना शुरू करेंगे तब। सब में फॉर्मूला यही लगेगा, बस बदलता क्या है, बदलता केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, और जो ये हमारा मेन वर्ब दिया गया है इसका फॉर्म बदलेगा, बाकी कुछ बदलता नहीं, सब वही रहेंगे। अभी हम इसका इस्तेमाल करना आगे सीखेंगे।